अस्सलामुअलैकुम सामीन और हाजरीन। मैं बिलाल शौकत आज़ाद। आज आप हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं, देख रहे हैं राज़ तामीर से। नाजरीन, जब आफ़ात आती हैं तो वो सिर्फ़ नुकसान नहीं पहुंचाती, चाहे वो ज़लज़ला हो, सैलाब हो या बारिशों की सूरत में। जब भी कोई ऐसा तूफ़ान, कोई ज़लज़ला या कोई आफ़त आती है तो वो सिर्फ़ हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह नहीं करती, हमारी बोदो बाश को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि वो साथ साथ हमारे जो इंसानी गफलतें हैं उनको भी अजा कर देती है। और हम उसके बाद बैठकर सोचते हैं, उस पर हम गौर व फिक्र करते हैं कि हम कहाँ पर गलत थे या कहाँ हमने जो है वो अपनी कमज़ोरी दिखाई है, मनसूबा बंदी में कहाँ पर हम लोगों ने जो है वो कोई गलती की है। तो हालिया पाकिस्तान में जो सैलाब आया, उसी के तनाज़र में आज हम एक एक माहिर जो फ़न तामीर के जो हैं उनके साथ बैठे हैं, जो कि बरसों से पाकिस्तान में डैम्स, पुलों और मुख्तलिफ़ इमारतों के जो है उनकी ढांचे तामीर करने और उनको उनकी मनसूबाबंदी में अपना किरदार अदा कर चुके हैं। और उनका जो तजर्बा है वो इस मौजू पर काफ़ी वसी है, जिस पर हम उनसे आज गुफ्तगू करेंगे और जानना चाहेंगे कि इस जो पाकिस्तान में आफात का जो कल्चर है, मैं इसको कल्चर इसलिए कह रहा हूँ कि ये कल्चर बन चुका है। हमने इसको बना लिया है, क्योंकि दुनिया में कहीं भी कोई आफत आती है, कोई भी मसला होता है, तो उसको वो लोग एक प्रॉब्लम की सूरत में देखते हैं और उस पर अपनी मनसूबाबंदी करते हैं और हल निकालते हैं। लेकिन हम इसको कल्चर के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं, हर साल ये चीज़ हम देखते हैं, लेकिन उस पर कोई हल नहीं बनाते, कोई हल नहीं निकालते। बजाय इसके कोई हल निकालें, हम उस पर अपनी सियासत और दीगर मामला शुरू कर देते हैं। तो हमारे साथ स्टूडियो में आज हमारे मेहमान मौजूद हैं, इंजीनियर लुकमान खान, जो कि एक स्ट्रक्चर इंजीनियर हैं और इनका काफ़ी अरसे का जो है वो तजर्बा है स्ट्रक्चर और क्लाइमेट चेंज और डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेके। इनकी काफ़ी जो है वो इस पर वसी इनका जो है वो नॉलेज है। तो आज हम स्टूडियो में इनको वेलकम करते हैं और आज से बल्कि आइंदा भी आगे हम इनके साथ जो है अपने राज़े तामीर जो हमारा पॉडकास्ट चैनल है, इस पर इनसे हम गुफ्तगू करते रहेंगे। आज के हम टॉपिक पे इनके साथ जो है वो अपने सवालात का आगाज़ करते हैं। सर, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, ये भी जो सैलाब 2025 में आया है, जिस पर काफ़ी ले-दे हो रही है सोशल मीडिया पे काफ़ी टॉक्स हो रही हैं और सियासी पार्टियां जो है उस पर अपना अलग चूरन मंजन बेच रही हैं। माहिरीन पता नहीं कहाँ से वो रातों रात खुम्बियों की तरह निकल आए हैं और अपनी अलग अलग उनकी ज़ुबान है। तो आप इस सारे सिनेरियो को देख भी रहे हैं, जानते भी हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि सबसे पहले मुझे मुझे ये जानना है, और मेरे जो ऑडियंस हैं वो भी ये जानने में दिलचस्पी रखते हैं कि कुदरती आफात की बेसिकली जो पाकिस्तान में कितनी इकसाम जो है वो एग्जिस्ट करती हैं और उनसे हमें क्या क्या खतरात हो सकते हैं। आपने जो कुदरती आफात का जिक्र किया है, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में ये आफात आती हैं। ठीक है। उनमें पहले नंबर पे तो ज़लज़ला है, दूसरे नंबर पे तूफ़ान है, तीसरे नंबर पे सैलाब है, चौथे नंबर पे सुनामी है। ठीक हो गया। तो ये तमाम आफात वक्तन फ़वक्तन पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में और मुल्कों में आती रहती हैं। सही। पाकिस्तान आम तौर पे इसके ज़ेर असर इसलिए आता है कि हम एक तरक्की पजीर कौम है और हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि जिससे हम इन तबाहियों से अपना बचाव कर सकें। अच्छा। जब ज़लज़ला आता है तो हज़ारों लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, अमवात हो जाती हैं। जब सैलाब आता है तो गांव के गांव जो है ना वो डूब जाते हैं। अगर देखा जाए तो हम अपनी जो हमने 70 साल में जो गफलतें की हैं, हम उसका खमियाजा भुगतते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा इन आफात के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन ये ज़रूर बताइए कि सबसे ज़्यादा हम पाकिस्तान में किस आफत से अफेक्ट होते हैं? कौन सी आफत है जो हमारे लिए शुरू दिन से आज तक सरदर्द बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी अगर हम कोई अमल नहीं करते? पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो सर दर्द वाली हमारी आफत है जो हर साल हमें हिट करती है, वो सैलाब है। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने जो 3-4 इकसाम आफात की बताई हैं, उनमें सैलाब सबसे ज़्यादा तबाहकुन होता है। वैसे तो ज़लज़ला भी होता है, लेकिन चूँकि हम एक लो सीज़मिक ज़ोन के अंदर हैं, हमारे यहाँ ज़लज़ले इतने बड़े नहीं आते, तो हम उससे कम मुतासर होते हैं। लेकिन हर साल जिस चीज़ से हम मुतासर होते हैं वो है हमारा सैलाब। ठीक हो गया।
अच्छा, अब आपने एक वर्ड सुना होगा, क्लाउड बर्स्ट। जी सर, इसका बहुत हाँ, सोशल मीडिया पे आजकल जिक्र भी है और लोग एआई से जनरेटेड वीडियोस बना रहे हैं और ये मेरा ख्याल है कंसेप्ट कि ये टर्मिनोलॉजी पाकिस्तान में तो हमने पहली दफ़ा सुनी है। ठीक है। डेफिनेटली। क्लाउड बर्स्ट का वर्ड मेरे लिए भी बाज इस दफ़ा नया था, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट एक बड़ा रेयर फिनोमेना है जो कुदरत में वकूफ़ पज़ीर होता है। तो लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान में वक्तन फ़वक्तन और पै दर पे जो है ना ये क्लाउड बर्स्ट हुआ। अच्छा। वजह उसकी सिंपल है कि दुनिया में का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ज़्यादा पानी नीचे से बुखारात बन के आसमानों पे जाता है, वहाँ पे ठंडा होकर बारिश की शक्ल में वापस आता है। सही है। क्लाउड बर्स्ट एक फिनोमेना है जिसमें पानी बुखारात की शक्ल में ऊपर जाके जब बहुत सारे बुखारात आपस में मिलते हैं तब बारिश के कतरे बनाते हैं, और जब बहुत ज़्यादा पानी ऊपर जाता है तो वो एकदम से ठंडा होता है, तो वो एक परनाले की शक्ल में या एक बड़े वॉल्यूम की शक्ल में ज़मीन पर उतरता है। अगर वही बारिश आहिस्ता आहिस्ता बरसे तो हमारे लिए इतनी नुकसानदेह ना हो। जब इतना सारा पानी एकदम नीचे आ जाता है तो आने वाली रास्ते में आने वाली हर चीज़ को साथ में बहा के ले जाता है। मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी तो मेरे सामने आई कि इतनी यानी बारिश जो मतलब पूरे एक दिन में होनी है ना 24 घंटे में, वो आधे घंटे में हो जाती है। इसको क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है जी ना ऐसा ही। बेसिकली। ये सही बात है? जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा। जो पानी 24 घंटे में बरसना होता है वो आधे घंटे में बरस जाता है। तो डेफिनेटली फिर अर्बन हाँ, फ्लडिंग। तो जब आस्ता आस्ता से बरसेगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता से हमारे ड्रेनेज सिस्टम में जाना शुरू हो हाँ जाएगा, जी। दरियाओं को फ्लड नहीं करेगा। हाँ। लेकिन जब एकदम इतना सारा पानी आएगा तो उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा, वो अपने साथ रास्ते में आने वाले जो पत्थर हैं, मिट्टी या दरख्त हैं, उनको बहा के ले आएगा सही। और आगे आगे ज़्यादा तबाही मचाएगा। पानी एक समझ का बारूद बन जाता है जब उसके अंदर बड़े बड़े पत्थर हों, मिट्टी हो। और जैसे ये बुनेर में और ऊपर यानी बुनेर और सवात में इस वक्त जो तबाही हुई है वो इसी फिनोमेना की वजह से। वहाँ बहुत ज्यादा सुना है कि क्लाउड बर्स्टिंग भी हुई है और ग्लेशियर आप बर्स्टिंग। कभी देखेंगे जो आपने टीवी पे उन इलाकों का जो सैलाब है ना, वो देखा होगा, वो ऐसे लग रहा है जैसे मिट्टी बह के आ रही है, ऐसे ही है, कीचड़ का सैलाब जैसा। कीचड़ का सैलाब। वो क्लाउड बर्स्ट की वजह से ही होता है। और पहाड़ी इलाकों के अंदर जब बारिश बरसती है तो आपकी लैंड स्लाइडिंग जब साथ में हो जाती है तो सारा पानी नीचे बह के वो मड फ्लड बन मड जाता है। फ्लड बन जाता है, और आगे जाके रास्ते में आने वाली जो भी चीज़ है उससे बड़े बड़े पत्थर टकराते हैं तो वो भी तबाह हो जाते हैं। जैसे वहाँ पे जानवरों का बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि जो इतना बड़ा पत्थर जब किसी जानवर को टकराता था तो पूरी मौके पे पूरी मर जाता बस्तियां है। वहां पे तहस जी, नहस हो गई, खत्म हो गई, सफा हस्ती आप सब एक नहीं। चीज़ नोट करेंगे कि पंजाब के अंदर जो सैलाब आया है उससे जानवरों को इतना नुकसान नहीं हुआ हाँ जितना जी। बुनेर और सवात में हुआ है। खेतों का नुकसान और थोड़ा बहुत आबादी को, आबादी इंफ्रास्ट्रक्चर को को। नुकसान हुआ है, और जानवर वहाँ पे ज़्यादा मरे हैं जो बुनेर और सवात वगैरह में। सही। तो वहाँ पे क्या होता था कि वो जब बड़े पत्थर आते थे तो जब उनसे जानवर टकराते थे तो मौके पे मर जाते थे। और जब यानी ये आप मतलब वो पहलू बताना चाह रहे हैं जो मईशत और इंसान यानी जो ये आफत से यानी पैदा हो रहे हैं, जो यानी जी, पहलू, ऐसे पहलू यानी कि जिनको हम लोग एक इंसानी अलमिया क्या और समझ सकते हैं। इंसानी अलमिया हमने खुद बना लिया हुआ ना। अगर हम इसको कंट्रोल कर लें आसानी यानी अपने। सर पहाड़ों पे कैसे कंट्रोल करेंगे? वहां पे जो रहने वाले उनकी जो बोदोबाद सैकड़ों सालों से यही चल रही है, वो कैसे अपने आप को इसमें सेव कर सकते हैं? पहाड़ों पे जो अगर आपने किसी को बचाना है ना तो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है शजरकारी। हाँ। शजरकारी हम अपने पहाड़ों पे, चूँकि वहाँ फॉरेस्ट मिनिस्ट्री वगैरह इतनी एक्टिव नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, दरख्त काट के रख लेते हैं। अभी बहुत दस्तक पानी में बह गया, पानी कटे में हुए वो दरख्त बह के आए हैं जो कटे हुए पड़े थे, कटे हुए थे। और वो पहाड़ों के ऊपर थे, किसी को पता नहीं था। जब पानी बहुत ज़्यादा नीचे आया तो बहुत बड़े बड़े उसके साथ गेलियाँ आई हैं, बड़े बड़े ट्रंक आए हैं, और ये सब गैर कानूनी लकड़ी थी, और ये सारी बह के आई है, और डाउन स्ट्रीम पे जिन जिन लोगों ने उसको पकड़ लिया उनका फ़ायदा हो गया। बस ये, इससे ज़्यादा कुछ हाँ, नहीं। एक वीडियो देखी मैंने वायरल, दरिया जो है जब फ्लडिंग स्टार्ट हुई है ना, तो एक छोटा सा समझ लें आइलैंड टाइप जो जगह थी, उस पे दरख्त एक लगा हुआ था, जस्ट ओनली वन ट्री, और पानी बाकी दाएं बाएं जो भी खाली जमीन थी उसको तो उसने मतलब लिफ्ट भी नहीं कराई ना, उसको तो ऐसे गुजर गया, लेकिन वो दरख्त और उसके साथ थोड़ा सा जो जमीनी किता था वो महफूज रह गया। दरख्त जो होते हैं ना वो ऐसे हमें बचाव देते हैं कि इनकी जड़ें जब ज़मीन के अंदर होती हैं ना तो मिट्टी को बांध के रखती हैं। हम्म। फिर जब पानी आता है तो पानी मिट्टी के साथ शामिल नहीं होता,
और वो जो पानी ऊपर से आ रहा होता है उसका काफ़ी ज़्यादा हिस्सा दरख्त कंज्यूम कर जाते हैं, ओके। इसलिए फिर पानी नीचे कम आता है। तो सर ये टर्मिनोलॉजी क्या यूज होती है जहाँ ये दरख्त किसी दरिया या किसी नहर या किसी समंदर के गिर्द मौजूद हों और फ्लडिंग की सूरत में उस पानी को वो रोक लेते हैं, तो कोई खास इसकी टर्मिनोलॉजी? अब मैं पहले आपको सबसे पहले एक चीज़ समझाता हूँ। जो आपका दरिया होता है ना, उसमें पानी आता है ऊपर से पहाड़ों से, हाँ ठीक है। उसको हम कैचमेंट एरिया कहते हैं। ठीक है। दरिया का अपना पहाड़ तो कोई चंद किलोमीटर होता है, हम्म लेकिन उसका जो कैचमेंट एरिया होता है हज़ारों किलोमीटर होता है। हम्म। वो जहाँ से पानी बह बह के उस दरिया की शक्ल में आ रहा है। अब अगर उधर वेजिटेशन हुई होगी, वहां पर अगर दरख्त लगे होंगे तो वो पानी को नीचे कम आने देंगे। अच्छा। जब नीचे कम आने देंगे तो या तो उसको यूटिलाइज कर लेंगे या फिर वो उस मिट्टी को शामिल नहीं करेंगे जो जिसको उन्होंने अपनी जड़ों से बांध के रखा हुआ है, और वो कीचड़ और पत्थर साथ में नहीं आएंगे। लैंड स्लाइडिंग को भी वेजिटेशन कंट्रोल कर लेगी, दरख्त कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि दरख्तों की जड़ों ने इन मिट्टी को और पत्थरों को आपस में बांध के रखा होता है। ठीक है। ये मेरी इस पे आपके साथ ओके। मेरा ये ओपिनियन। तो सर ये जो हालिया सैलाब है, आप अपनी जो एक्सपर्ट ओपिनियन में मुझे बताएं कि इसके बेसिक जो ह्यूमन और इन ह्यूमन फैक्टर्स हैं, नेचुरल या जो हमारे एरर्स में आ जाती है बात, दोनों कौन से फैक्टर्स हैं जो आप समझते हैं कि ये फैक्टर नेचुरल था इसको और ये ह्यूमन फैक्टर मिलाएं तो इसकी वजह से जो है ये सैलाब? सबसे पहले तो एक बात देखें कि कुदरती आफत हमेशा नेचुरल होती है। डेफिनेटली। कुदरती आफत कभी अननेचुरल नहीं होती। जल्जला भी आता है तो इंसान जल्जले को कंट्रोल नहीं कर सकता, तूफान को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अपना बचाव तो कर सकता है। उससे अपने आप को फोर्टिफाई कर सकता है, अपने गिर्द किला बना सकता है। कत्ता नज़र इसके कि ये जो बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं जी, लेकिन क्या दुनिया के दूसरे ममालिक में इतनी ज़्यादा बारिशें नहीं होती? सिंगापुर में हर वक्त बारिश बरसती रहती है और वो दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क है, ठीक है। अब मुझे बताएं कि अगर इतनी बारिशें लाहौर में या पाकिस्तान में होनी शुरू हो जाएं तो ये पाकिस्तान तो फिर सारा साल डूबा रहेगा। तो डेफिनेटली जब होती है तो अब बात क्या है, यानी मैंने अभी आपको एक फिनोमेना डिस्कस किया है। पहले कैचमेंट एरिया पे बारिश बरसती है, वहाँ से दरियाओं में आती है। दरिया अगर वो बारिश बहुत ज़्यादा हो जाए तो दरिया भर जाते हैं और दरिया अपने रास्ते को, जिस रास्ते से वो किसी ज़माने में गुजरे होते हैं, उस रास्ते से दोबारा बहना शुरू हो जाते हैं। तो आपने अगर उस रास्ते में अपनी आबादियाँ बनाई होंगी, अपनी बिल्डिंगें बनाई होंगी, तो फिर सबसे पहले क्या होगा, वो सारी बिल्डिंगें तबाह होंगी। आपने अक्सर एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, कच्चे का इलाका। ये कच्चे का इलाका वो इलाका होता है जो दरिया के अंदर बना होता है, दरिया के अंदर लोगों ने आबादी बना ली होती है। तो वहाँ पे जो कच्चे का इलाका होता है, वहाँ पर जब दरिया अपना रास्ता अपना जगह वापस लेने के लिए आता है तो सारा डूब जाता है। मतलब वो इलाका जो किसी म्यूनिसिपैलिटी या किसी अथॉरिटी के अंडर में नहीं होता, दरिया का प्रॉपर उसका नेचुरल दरिया आज से 100 साल पहले, 70 साल पहले, 200 साल पहले उस रास्ते से गुजरा होता है। वो क्या कहते हैं जी, यहाँ का कौन सा कोई पानी है ना। रावी के साथ भी तो यही हुआ ना। हाँ, उस पे रावी के साथ भी यही है। 1988 में इसने अपने फुल फ्लो में ये इसके अंदर फ्लो आया था। लोगों ने कहा कि जनाब 25 साल ये और 12 साल 37 साल हो गए, दोबारा कुछ भी नहीं होगा, और बेफिक्र होकर उसके अंदर अपनी तजावजात कायम कर ली। तो दरिया ने फिर अपना रास्ता उनसे वापस ले लिया। सही हो तो गया। दरिया कभी भी अपना रास्ता नहीं छोड़ता। आपने अगर आप उसके रास्ते में अपनी आबादियां बनाएंगे तो आप बेवकूफ़ होंगे। अच्छा, हमारे मुल्क में यही है कि हम सबसे पहले तो दरिया के इलाके पे कब्जा करते हैं और वो किसी म्यूनसिपैलिटी के अंडर नहीं आता। वो लोग जिसने कब्जा कर लिया, जितनी जगह पे कब्जा कर लिया, वो लोग वहाँ पर बैठे होते हैं और कई कई दहाइयों से बैठे होते हैं, इसलिए उनको कोई डर नहीं होता। लेकिन जब सैलाब आ जाता है तो गवर्नमेंट जब वार्निंग जारी करती है तो फिर उसके बाद वो फिर तो सर हाहाकार मची होती है। लोग गवर्नमेंट को बुरा भला कह रहे होते हैं, मर गए, रुड़ गए, जनाज ही किसी ने पूछा नहीं, कोई बताता नहीं, तो असल फैक्टर पे कोई बात भी नहीं करता। फिर जो उनके तर्जुमान बन के आते हैं बात करने, सियासी पार्टियों के रहनुमा, वो भी इस टॉपिक पे बात नहीं करते। असल में सबसे बड़ा कसूर गवर्नमेंट का होता है। वो क्या करती है कि अपने दरियाओं की ट्रेनिंग नहीं करती। इसको हम कहते हैं रिवर ट्रेनिंग वर्क्स। अच्छा। जैसे आप एक जानवर को सिधा देते हैं, आप जानवर को आपकी बात मानने लग जाता है। तो अगर आपने दरिया को ट्रेन कर लिया है। सर ये नई चीज बताई है आपने, ये पहली दफा सुन रहा हूँ मैं। क्या? ये ट्रेनिंग का जो आप बता रहे हैं, रिवर ट्रेनिंग। देखें, डैम एक रिवर ट्रेनिंग वर्क है। अच्छा। बैराज एक रिवर ट्रेनिंग वर्क है। अच्छा। मैं एक जो इंजीनियरिंग की टर्म है आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाने लगा, उसको हम कहते हैं रिवर ट्रेनिंग वर्क्स।
आपने जैसे एक जानवर को सिधाना होता है, आपने दरिया को भी ट्रेन करना होता है। डैम सबसे बड़ी एग्जांपल है रिवर ट्रेनिंग वर्क्स की। अच्छा, बैराज सबसे बड़ी एग्जांपल है रिवर ट्रेनिंग वर्क्स की। ठीक है। दरिया के साइडों पे पुश्ते बनाना और उनको इतना मजबूत करना कि दरिया जब फ्लड आए तो वो वहाँ से टूटे ना, इसको भी रिवर ट्रेनिंग वर्क्स कहा जाता है। अच्छा, ये जो आपका रूडा है, ये बेसिकली दरिया को ट्रेन करने के बाद, दरिया की ट्रेनिंग करने के बाद, उसका पार्ट ट्रेन करने के बाद, उसके साइडों पे जो दरिया की जगह बचेगी वहाँ पे नए शहर बसाने का नाम रूडा है। ठीक है। रावी अर्बन डेवलपमेंट हाँ जी, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक अथॉरिटी है जो दरियाए रावी को ट्रेन कर रही है। आम हालात में दरियाए रावी में जब फ्लड आता है तो 2 लाख क्यूसिक पानी गुजरता है, आज तक का जो रिकॉर्ड है। लेकिन अगर उन्होंने दरिया की ट्रेनिंग ऐसे की है डिज़ाइन में, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई। सर अभी सिर्फ मैं पढ़ रहा था, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मैंने थोड़ी रिसर्च की है इस बारे में। ये जब सैलाब यहाँ से लाहौर से रावी से गुजरा है तो जो सीएम हैं पंजाब की, उन्होंने अनाउंस किया कुछ 200 कुछ 14 जो है ना बिलियन का उन्होंने बजट का। वो उससे पहले भी हालांकि रूडा के पास अपना बजट भी है और उनका एक यानी उन्होंने कोई एक सेक्शन किया है जो कि टोटली 3 किलोमीटर राइट और लेफ्ट दोनों तरफ अगर हम अकॉर्डिंगली चलें फर्स्ट यानी उनका वो 2 साल में सर उन्होंने कंप्लीट किया एम्बैंकमेंट जो है उसकी। तो 2 साल में अगर 3 किलोमीटर किया है सर तो ये आगे कितना टाइम लेंगे, यानी अगर पूरा 40-50 किलोमीटर या 90 किलोमीटर क्लेम कर रहे हैं ये लोग, वो कितना ये पूरा करेंगे ये लोग? देखिए, पहले तो बात समझें कि रूडा कोई छोटा मंसूबा नहीं है। ठीक है, इसकी लंबाई 45 किलोमीटर है। ठीक ठीक है। और ये कोई इसका जो हदफ है कंस्ट्रक्शन का 4 से 5 साल है। रूडा को शुरू हुआ अभी 1.5-2 साल हुए हैं। 2 साल हो गए ऑलमोस्ट। हाँ, तो अब बात मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ प्लीज़ समझें कि ये जो रूडा है ना, ये बेसिकली नाम है रिवर की ट्रेनिंग का। जहाँ पर दरियाए रावी के तरफ दोनों तरफ 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक इन्होंने अपने बंद बांध दिए थे, वहाँ पे कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि वो नहीं हुआ वहां पे, नहीं हुआ वहाँ पे 3 किलोमीटर का जो एरिया वहाँ पे ट्रेनिंग हो गई हुई थी रिवर हाँ की। जी। अच्छा, जब आप रिवर की ट्रेनिंग आपकी हो गई तो वहाँ तो कोई नुकसान नहीं हुआ। ये उस वक्त दरियाए रावी सेफ होगा जब ये 45 किलोमीटर लंबा बंद बन जाएगा। ठीक है। उसके रास्ते में आने वाली जितनी भी आबादियां हैं या सोसाइटियां, जब तक ये पूरे बंद नहीं 45 किलोमीटर बन जाएंगे, ये सैलाब के खतरे में रहेंगे, फॉरएवर रहेंगे। इसलिए सर अगर आपने बड़ा अच्छा फिर टॉपिक छेड़ लिया। अब रूडा का आपने जिक्र किया तो रूडा का जो पहले नंबर पे जो ब्लूप्रिंट आया है मार्केट में जो शुरुआत में, उसमें तो फेज बताए गए थे, उसमें तो ये पहला फेज था पहले नंबर पे। बाद में वो उन्होंने जो है मतलब सोसाइटीज या जो भी करना था उसको कमर्शियल पर्पज के लिए, वो बाद का मरहला था। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बाद वाले मरहले थे वो पहले कर दिए गए हैं और इसको अभी फिलहाल चला रहे हैं साथ साथ। इस पर क्या देखें कहते हैं जी, आप? अगर रूडा ने किसी सोसाइटी को बगैर बंद बांधे अपनी जगह पे कब्जा करने या उसको बेच दिया Approval तो दे दिया। अप्रूवल दे दिया तो उसने गैर कानूनी काम किया है। और अगर वो दरिया ने वहाँ पे पानी चला गया हुआ है तो इसमें सरासर कसूर रूडा का है। ठीक है। और रूडा ने अगर वहाँ पर बंद बांधे बगैर लोगों को कह दिया कि अपनी आबादियाँ कायम करें तो ये इसमें रूडा सबसे ज़्यादा यानी रिस्पॉन्सिबल। आप ह्यूमन फैक्टर में रूडा को सबसे ज्यादा समझते देखिए हैं, जी, मैं ये या भारत का रोल भी हम इसमें देख रहे हैं कोई, या उसके असूली साथ? तौर पे ये होना चाहिए, भारत ने तो पानी छोड़ना ही छोड़ना था। उसकी वजह बता देता हूँ आपको। लेकिन एक बात समझ लें कि जो ये सारा पानी है, दोबारा मैं बात कहूँगा कि जहाँ जहाँ बंद बन जाता वहाँ वहाँ आबादी होने में कोई ख़तरा नहीं था। नहीं था खतरा। एक वर्ड बड़ा यूज़ हो रहा, आबी जारियत। हाँ जी। आबी जारियत कोई शय नहीं है, पहले तो ये समझे। सर अगर मैं समझता हूँ, मेरा ही ओपिनियन में मैं समझता हूँ अगर कोई आबी जारियत है वो तो चलें एक तरफ रह गए, हम तो खुद माशाल्लाह उसमें शामिल है, हमारे कौन से काम कम है आबी जारियत करने में? नहीं, देखें, रावी, सतलुज और ब्यास, ये 3 दरिया भारत के कंट्रोल में है। ठीक है। हमारा इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। शुरू ये इंडिया से होते हैं। ठीक है। पहले तो ये बात समझें कि भारत में जब उसके जहाँ जो डैम उसने हमारे इन 3 दरियाओं पे बनाए हुए हैं, वो पानी को हमारे बॉर्डर तक आते हुए 100 किलोमीटर रास्ता तय करना पड़ता है। हाँ जी। अगर वो वहां से पानी छोड़ेंगे अपने डैमों से तो उनके अपने इलाके भी वो तबाह हो सर गए। उधर का पंजाब भी जो है वो तकरीबन यही मैं बात कहना सेम चाह रहा सूरत हूँ हाल कि में। जब उसके अपने कंट्रोल से पानी बाहर हो गया तो उसने कोई आसमान पे तो नहीं लेके जाना था, उसने छोड़ना ही छोड़ना था। ठीक है।
अच्छा, अगर जिन इलाकों में उसने खुद भी रिवर की ट्रेनिंग नहीं की तो वहाँ भी नुकसान हुआ है और होगा। और अगर हमारे इलाके में वो पानी आ गया और हमने अपने दरियाओं की ट्रेनिंग नहीं की, अपने दरियाओं को नहीं सिधाया, अपने दरियाओं की पे पुश्ते नहीं बांधे, अपने दरियाओं पे डैम नहीं कायम किए, बैराज नहीं कायम किए, तो हम भी नुकसान का शिकार होंगे। इससे ज़्यादा तो कोई शय है ही नहीं। सर डैम तो उन्होंने भी बनाए हैं, ठीक है, अब वो कर रहे हैं, नहरें बना रहे हैं, जिसका उन्होंने 5 साल का या 7 साल का मंसूबा रखा है कि 3 से कुछ 6 अलग नहरें निकाल रहे हैं रावी, सतलुज और ब्यास से, कि जो ये पानी पाकिस्तान में एक्स्ट्रा हम उसको नहीं संभाल पाते, तो वो कह रहे हैं कि हम इसको उस तरफ राउट कर रहे हैं अपने सहराई इलाकों की तरफ। क्या ये मंसूबा पाकिस्तान में, हालांकि इसकी भी बाज़गश्त हुई है, तो ये हम भी तो कर सकते थे, हम क्यों नहीं कर रहे? पहले तो एक बात समझे, जो सिंध-तास मुआहदा था ना, जी इंडस रिवर ट्रीटी जो थी, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको सारी बात समझ में सही आएगी। है। रावी, सतलुज, ब्यास, ये 3 दरिया इंडस रिवर ट्रीटी कहती है कि ये जो 3 दरिया है ना, ये इस पे पाकिस्तान का कोई हक नहीं है। ओके हो गया। अगर भारत इसमें पानी खैरात के तौर पे दे दे तो वो हमारा नहीं वो तो नहीं, लेंगे। उसका शुक्रिया। शुक्रिया। हमारे कंट्रोल में 2 दरिया हैं, एक चनाब है और एक सिंध है। झेलम भी तो हमारे पास है ना सर? दरिया झेलम एक छोटा दरिया है, उसको थोड़ी देर के लिए अगर आप ना भी कंसिडर करें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा। ठीक है, पहले तो बात समझें कि ये सारे दरिया इकट्ठे होके एक मकाम है पंज नद, जी जी। वहां पे जाके इकट्ठे होते हैं, फिर ये समंदर में जाते हैं। ठीक हो गई बात? ऐसे ही है। अच्छा, अब समझ लें एक बात, हमारा जो दरिया सिंध है ना, दरिया सिंध इतना बड़ा है कि आपके ये 3 या 4 दरिया पंजाब के उसके आगे कोई हैसियत नहीं रखते। और वो शुरू होता है हमारा गिलगित वगैरह से। लेकिन सर वो तिब्बत कहते हैं चाइना से, फिर ये कश्मीर, और फिर उधर से होके वो हमारे गिलगित उसमें बल्तिस्तान पानी में। सारा का सारा ग्लेशियर्स का है। उस पर भी सुना है कोई इंडिया जो है वो उस पे डैम बना चुका है, ये बना डैम रहा बना नहीं सकता ना, है। डैम नहीं, वो बीच में कोई उन्होंने उसकी डाइवर्जन की है कोई थोड़ी सी। कोई डाइवर्जन नहीं कर सकता। जितने ग्लेशियर पिघल के दरिया सिंध में आते हैं वो सारे पाकिस्तान में और थोड़े से चाइना चाइना में। तिब्बत से स्टार्ट लेगा हम हाँ, उसका। वो दरिया सिंध में प्योरली ग्लेशियर्स का पानी आता है, बारिशी पानी नहीं आता। पहले तो ये ऐसा ही है, ऐसे ही है। जबकि ये दरिया जितने भी हैं ये सारे बारिशी पानी के दरिया हैं। समझ आ रही है? ये रावी, चनाब और रावी, सतलुज, चनाब। देखें इंडिया आम हालात में पानी क्यों नहीं छोड़ता, पहले तो बंदा ये सोचे कि जब हाँ, बरसातें आम के हमारा रावी ऐसे खुश्क होता है जैसे तो मतलब वो कभी कहते हैं ना, सर्दी में रावी में पानी कोई नहीं तो तेरी कहानी कोई नहीं। वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा। अब बात वही कहना चाह रहा हूँ कि जब पानी भारत के अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो उसको दरियाओं में छोड़ना पड़ता है। ठीक है, हम समझते हैं कि वो हमारे साथ दुश्मनी ले रहा है। वो क्या दुश्मनी हमारे साथ लेगा जब हम खुद ही आगे अपना बंदोबस्त नहीं करके बैठे होंगे। लेकिन फिर वो मतलब ये समझे कि जो पॉइंट स्कोरिंग वो अपनी पॉलिटिकली इंटरनेशनल कर रहे वो तो होते उसने हैं, करनी है ना। मोदी जो बयान दे रहा होता है, तो वो हमारे वो पाकिस्तानियों की मेंटेलिटी को पकड़ रहा होता है कि बस इनको देखें आप, ट्रक की बत्ती के पीछे उन्होंने भी लगाया तो हम भी लगा देते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका एक दुश्मन होगा और तो वो आपको प्यार वो करेगा? ये तो नहीं कहेगा तसल्ली रखो असी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। वो क्या करेगा? वो पानी हमारे इलाके में भेजेगा, वो तो खुश होगा ना कि ये लोग तबाह हो रहे डूब हैं। रहे हैं, ठीक मर है, रहे हैं। वो ये भी तो कर सकता था कि अपना कोई बंद तोड़ के तो अपने इलाके पर में पानी छोड़ देता। उसने, वो तो खुश होगा। आप क्या दुश्मन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको प्यार करेगा? वो तो आप कोशिश करेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा तबाह हो। लेकिन हमारे कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं पाकिस्तान में जो मोहब्बतें तो ऐसी जताते हैं उनके साथ, और इस मुआहदे पे हालांकि चाहते तो उनके साथ बैठ भी सकते हैं, टेबल टॉक भी हो सकती है, कुछ इसमें ऐसी चीजें हो सकती हैं जो मिलकर ये काम कर सकते हैं। अगर भारत जो है ना, हमारे अल्लाह ने हमें जो दरिया सिंध दिया हुआ है ना, इस पर अगर कालाबाग डैम और बादशाह डैम बन जाए, कालाबाग डैम और बादशाह डैम बन जाए तो दरिया सिंध का पानी इतना ज्यादा है कि हम पूरे मुल्क को सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके सिंध और केपी के से जो वादें उठती हैं इसके लिए, वो कहते हैं देखिए वो तो पोलिटिसाइज हो चुका हुआ ना सारा कुछ। ठीक है, इस वक्त दयामर बादशाह डैम बन रहा है और ये दरिया सिंध के ऊपर बन रहा है। पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जितना पानी दरिया सिंध में आता है उसका सिर्फ 15% तरबेला डैम पे स्टोर होता है। अच्छा, बाकी 85% पानी ऐसे ही गुजर के रंग दरिया का फ्लो गुजर के और दरिया जाके समंदर में गिर जाता है। अगर हम दयामर बादशाह बनाएंगे तो 15% वहां स्टोर होगा, और अगर हम कालाबाग डैम बनाएंगे तो 15% वहां स्टोर होगा। अगर ये टोटल मिलाएं तो 45% बनता है। 65% पानी की अभी भी गुंजाइश बाकी। और सर अगर उसमें से रेनी कैनाल्स अगर कोई 4-5 निकाली जाएं, कुछ बलोचिस्तान को सपोर्ट करें, कुछ इधर सिंध में ही
सिंध के अंदर ही सहराई इलाकों में दे दी जाए तो वहाँ उसका कोई। देखें फिर वही बात है कि ये तो इसी को तो रिवर ट्रेनिंग वर्स कहा जाता है। दरिया को ट्रेन किस तरह किया जाता है, दरिया का रुख मोड़ के अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना, इसको कहा जाता है रिवर ट्रेनिंग वर्स। सही सही सही। जैसे आप एक खतरनाक कुत्ते को ट्रेन कर लेते हैं कि वो आपके काम करना शुरू हो जाता है, आपके लिए शिकार मार के लाना शुरू हो जाता है, आपको फायदा देना शुरू हो जाता है। जब आप अपने रिवर को ट्रेन नहीं करेंगे तो वो फिर आपको काटेगा जैसे कुत्ता काटता है, ठीक है जी। तो इसलिए ये सारा उस चीज़ का निज़ाम। तो सर क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत आवाज़ें उठती हैं इंटरनेशनली भी, और पाकिस्तान में एक कुछ अरसे से मैं खुद क्लाइमेट चेंज के काज से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने भी ये बात महसूस भी की है और देखी भी है। हम क्लेम कर रहे होते हैं कि हमारा क्लाइमेट चेंज में या जो कार्बन फुटप्रिंट्स हैं इनमें हमारा इतना रोल नहीं है, लेकिन हम उसकी वजह से इफेक्ट सबसे ज़्यादा हो रहे हैं पाकिस्तानी। चाइना कर रहा है या मगरब की तरफ से, डेफिनेटली इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा उन लोगों की काम कर रही है, कार्बन वो लोग ज़्यादा फिजा में छोड़ रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो सबसे ज़्यादा आ रहा है वो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा, फिर इंडिया उसका शिकार हो रहा है। मतलब इस पर जो है वो आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है इस पर? देखें जी, जो सबसे पहले तो बात ये समझें कि हमारी ओजोन जो लेयर है ना वो कमज़ोर हो रही है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, पूरी दुनिया का मसला पूरी दुनिया का है, लेकिन सर नुकता यह है कि हम अफेक्ट सबसे ज्यादा हो रहे हैं। हम और इस पर कोई वर्ल्ड बैंक की और आईएमएफ की तरफ से कोई हमें कोई जो है इसका सुना था, कोई हैंडसम अमाउंट पे करने की बात हुई थी, ये कोई लेटर, ये तकरीबन कोई 2 साल पहले की बात है, मेरे अभी वो जेहन में न्यूज़ पूरी नहीं आ रही, लेकिन वो भी आईएमएफ के यानी बेल आउट पैकेज के साथ उसको जोड़ा गया था। मतलब वो एक एड थी समझ लें क्लाइमेट चेंज। पहले तो एक बात समझ लें, मैं आपको पहले सिर्फ क्लाइमेट चेंज की रीज़न बता देता हूँ, आपको बाकी बात आपको खुद समझ में आ जाएगी। ठीक है, पहले क्लाइमेट चेंज की रीज़न समझे। ओके। क्लाइमेट चेंज 2 वजह से होता है, एक तो आपकी गाड़ियों का धुआं, एमिशन जो है, हाँ एमिशन है, और आपकी इंडस्ट्री, ठीक है। ठीक है। इंडस्ट्री और धुआं क्या करते हैं कि आपकी ओजोन लेयर को कमज़ोर करते हैं। सूरज की जो शुआएं हैं वो ज़्यादा शिद्दत के साथ ज़मीन तक आती हैं, आपका माहौल का दर्जा हरारत बढ़ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग, उससे ग्लेशियर पिघल जाते हैं। यानी ग्लेशियर अगर जिस लिमिट तक पिघलना होते हैं उससे ज़्यादा पिघल जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि पानी दरियाओं में ज़्यादा आता है, पानी समंदर में ज़्यादा आ जाता है। ये अल्लाह ने एक इकोसिस्टम बनाया हुआ है। हमेशा सबसे ज़्यादा बुखारात समुंदर से उठते हैं, ठीक है। समुंदर चूँकि हमारी दुनिया में 90% जगह पे तो पानी है, बाकी खुद थोड़ा सा खुश्क है जहाँ पे हम रह रहे हैं। तो ये जो जितनी भी बारिशें होती हैं, ये सारे जो बुखारात ऊपर जाते हैं वहाँ जाके ठंडे होते हैं और बारिश की शक्ल में नीचे आते हैं। वो बर्फ़ की शक्ल में हो सकते हैं, वो बारिश की शक्ल में हो सकते हैं, किसी शक्ल में भी हो सकते हैं। हमारा जो खित्ता है यहाँ पे 4 मौसम है, गर्मी, सर्दी, बहार और ख़ज़ां, और एक मानसून आता है, ठीक है जी। तो हम मानसून तो हमारी आज की प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सदियों से चली आ रही है। अब अगर हमें कोई आईएमएफ ग्रांट देता है या हमें कोई जो भी वर्ल्ड बैंक ग्रांट देता है, वो ग्रांट ये नहीं है कि सैलाब आए आप खैमे लगाएं, रोटी पानी खाएं और पानी उतरे और आप वो यानी बेसिकली प्लानिंग के लिए, वो प्लानिंग और ट्रेनिंग के लिए देता है। वो ये नहीं कहता कि जनाब आप ये पकड़ें और इसको याशी में इस्तेमाल करें। लेकिन हो तो यही रहा सर। बस फिर यही बदकिस्मती है हमारी कि हम अपने रिवर को ट्रेन नहीं करते, ठीक है। जब हम अपने रिवर्स को ट्रेन नहीं करते तो फिर हमें ये आफात का सामना करने के लिए हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। तो सर शजरकारी जो है, आपने उसका पहले भी जिक्र किया थोड़ा सा गुफ्तगू में, अब उस पर हम ज़रा थोड़ा ज़्यादा रोशनी डालेंगे कि शजरकारी पहाड़ों पे तो आपने कहा कि वहाँ ये हम शजरकारी करते हैं तो ये जो भी मसला हुआ है ये ना होता, लेकिन सर हम आ जाते हैं ग्राउंड लेवल पे, हम पंजाब की बात करें, हम सिंध की बात करें, यहाँ शजरकारी क्या हम इम्पैक्ट देगी अगर हम करते हैं, उसका हमें क्या फ़ायदा होगा, किस हवाले से हम वो सैलाब को कवर करेगा या बाकी भी इम्पैक्ट्स जो है क्लाइमेट के वो भी इसमें कवर अप होंगे? देखें, अगर आप जितनी शजरकारी ज़्यादा करेंगे तो फिज़ा का टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। ये मैं मैदानी इलाकों की बात कर रहा हूं। देखें, सबसे बड़ा जो कल्प्रेट है ना वो राइज इन टेम्परेचर है, ठीक है। दर्जा हरारत का बढ़ जाना, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। दरख्त जितने ज़्यादा लगाएंगे उतना वो टेम्परेचर को बढ़ने से रोकेंगे, फ़िज़ा में ठंडक पैदा करेंगे। मसलन अगर आपने एक घर के अंदर या घर के इर्द गिर्द आपने 4-5 दरख्त लगाए हुए हैं तो उस घर में वैसे ही 5 से 6 डिग्री का फ़र्क पड़ जाता है। बिल्कुल पड़ता है। तो अब अगर आप यही दरख्त पूरे मुल्क में लगा देंगे और बिलियंस के हिसाब से लगा देंगे तो आपका टेम्परेचर कंट्रोल हो जाएगा।
जब टेम्परेचर कंट्रोल होगा तो ग्लेशियर अननेसेसरी नहीं पिघलेंगे, जब नहीं पिघलेंगे तो आपका फ्लडिंग कम, अर्बन फ्लडिंग और रिवर फ्लडिंग कम होगी। जब वो कम होगी तो मानसून भी, जारी बात है कि जब पानी बुखारात बन के कम फिजा में जाएगा तो मानसून भी हल्का हो जाएगा। मैं दोबारा जो बात बता रहा हूँ कि सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है वो टेम्परेचर राइज है, ठीक है। हमने एक टर्मिनोलॉजी बड़ी माशरे में चल रही है, सस्टेनेबिलिटी, बहुत ज्यादा, माहौल को बचाएं, ऐसी चीजें ईजाद करें, ऐसे इकदाम करें कि आपकी ग्लोबल वार्मिंग या टेम्परेचर राइज ना हो। बस इससे बड़ी कोई साइंस नहीं। अच्छा। ठीक है, तो ये भी बात फिर जब हम क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड जो लोग इस कॉज पे काम कर रहे हैं वो भी इस पर बात करते हैं, तो वो कहते हैं सिर्फ दरख्त लगाना या शजरकारी मुहिम जो है ये काफ़ी नहीं है, इसके लिए कुछ और भी इकदाम जो है वो ज़रूरी है। तो आपके ख्याल में वो क्या इकदाम हैं, आप क्या तजवीज़ करते हैं? फिर बता दूं, शजरकारी सबसे बड़ा टूल है। अच्छा, आपके नज़र में सबसे बड़ा टूल है? हाँ, टेम्परेचर कंट्रोल करने अच्छा, के लिए सबसे बड़ा टूल है। इसमें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं? मैं वो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस में बताता हूँ। ठीक है। सस्टेनेबल प्रैक्टिस में अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो सबसे बड़ी बात जो है वो है ग्रीन बिल्डिंग। अच्छा, ग्रीन बिल्डिंग उस बिल्डिंग को कहा जाता है जो तामीर के दौरान और तमीर इस्तेमाल के दौरान आपके माहौल को कम से कम मुतासर करे। सही। दूसरा फैक्टर बयान करने लगा वहाँ, पहला दरख्त, दूसरा फैक्टर है ग्रीन बिल्डिंग्स। अच्छा, ऐसी बिल्डिंग जो तमीर और इस्तेमाल के दौरान आपके माहौल को कम से कम मुतासर करे। ओके। तीसरा जो स्टेप है वो है कार्बन फुटप्रिंट को कम करना। ठीक है। हम ये जो गैसेस फिजा के अंदर छोड़ते हैं, जो जहरीली गैसेस होती हैं, मैं दोबारा बात कहूँगा कि जब ये सारी गैसेस फिजा में मिक्स होती हैं तो टेम्परेचर को राइज देती। ठीक है। इसके लिए माहौलियात वालों ने जो जहरीली गैसेस छोड़ने वाले इदारे या वो लोग होते हैं उन पे फिल्टर लगाती है और उनको बताती है कि इस लेवल की गैस आपने फिजा में छोड़नी। ठीक है। अच्छा, ये तीसरा स्टेप है। ओके। मैंने 3 स्टेप बताए, शजरकारी, ग्रीन बिल्डिंग, कार्बन फुटप्रिंट। अगर आपकी गाड़ियां धुआं छोड़ रही हैं तो वो भी कार्बन फुटप्रिंट में इजाफा करेंगी। ठीक है। फिर जी इंडस्ट्रियलाइजेशन है। अब ईपीए बनाया तो है पंजाब ने, क्या लगता है वो आज का नहीं है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी आज की नहीं है। अच्छा, ये कब से सर काम करी? हम तो इसको 3 साल हो गए या 2 साल। आपने इसका नाम अभी सुना है? सुना है इसका। ये महकमा काफी पुराना है। अच्छा, लेकिन काम कोई नहीं करता। काम नहीं करता। सिर्फ इसका काम ये है कि ये जब आपकी स्मोक आती है ना तो ये बट्टे बंद करवाने शुरू। सर ये आप बहुत बड़ा है, मतलब ये हमारा जो प्रोग्राम है इसके तवज्जुह से ये बात प्रोग्राम नहीं है, पहले मैं बता देता हूँ। एक है ईपीडी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है। उसके आगे है ईपा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ठीक है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जो है वो अथॉरिटी है और एजेंसी उसका वर्किंग टूल है। ओके, जिसने इस चीज़ को इंश्योर करना होता है कि फ़िज़ा के अंदर जो है यानी माहौल हमारा अच्छा रहे। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं कि आपने सारी ज़िंदगी फॉग का लफ्ज़ सुना था, स्मोक आपने तो ये सर हमने जब ये मेट्रो ट्रेन का हमारा जो शुरू है मनसूबा, तब हमारा पहली दफ़ा वास्ता इस वर्ड से भी पड़ा और उस मुसीबत से भी पड़ा। अच्छा, अब मैं आपको अगली बात बताता हूँ कि स्मोक और फॉग में क्या फ़र्क है, पहले समझे। फॉग असल में जब सर्दी पड़ती है तो हवा में जो मॉइस्चर या नमी ट्रैप कर जाती है उसको हम फॉग कहते हैं। जब उसके साथ आपकी पोल्यूशन मिक्स हो जाती है तो स्मोक बन जाती है। सिर्फ इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। पोल्यूशन सर सर्दियों में खासकर ये फैक्टर जो सामने आता है, गर्मियों में भी तो ये फॉग वाला फिर हमें नहीं, गर्मियों में हमें वो क्योंकि मॉइस्चर नहीं होता है इतना ज्यादा। नहीं, गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा होता है, मॉइस्चर ट्रैप नहीं हो सकता। तो फिर ये जो पोल्यूशन है ये उसमें हीट यानी कि जो उसको इंक्रीज करने में ज्यादा। हाँ, गर्मियों में ये हीट इंक्रीज करेगा। मैं अब दोबारा बताता हूँ, जो आपकी कार्बन फुटप्रिंट है ना, ये 2 काम करती है, 2 धारी तलवार। कार्बन फुटप्रिंट ने क्या करना है, कार्बन फुटप्रिंट ने एक तो आपकी फिजा को लुदा करना, दूसरा टेम्परेचर को इन्हांस करना। ठीक है। अच्छा, तो ये दोनों फैक्टर है। तो सर हम कितने इसमें जिम्मेदार हैं, हमारा पाकिस्तान के तौर पे क्या रोल है, हम कितने % इसमें अपना हिस्सा शामिल कर रहे हैं? मैंने एक इन्फोग्राफिक देखा, एक थिंक टैंक की तरफ से इशू हुआ है वो लिंक्डइन के ऊपर, उसमें वो जो सबसे ज्यादा हिस्सा दिखाया उन्होंने चाइना का, फिर भारत का, फिर रशिया का,
फिर उसमें यूके और यूरोपीय कुछ ममालिक हैं, और उसके अलावा फिर अमेरिका, और ये सारे इनका, और हम पाकिस्तान वाले तो उस लिस्ट में कहीं नहीं थे। नहीं, बताता हूँ। मतलब कोई 0 कुछ परसेंटेज में अगर होंगे तो पहले एक बात अगर समझ लें। ऑलमोस्ट 100% के उसमें अगर हम अपने आप को एशिया के अंदर दो बड़ी इकोनॉमीज है, एक चाइना और दूसरा इंडिया। यानी पूरी दुनिया की 7 अरब आबादी है, ठीक है। जिनमें से 2.5 अरब आबादी जो है सिर्फ इंडिया और चाइना में रह रही है। अच्छा, आप अंदाजा कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं कल ही देख रहा था 10% आबादी हमारी मगरब में रह रही है, और 90% हम इस यही मशरक़ी मैं बात हिस्से में बैठे हुए हैं। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो बात यही है कि 2.5 अरब आबादी कहाँ एशिया में रह रही है। अगर मैं प्रिसाइज बात करूं तो 2 अरब आबादी सब कॉन्टिनेंट के अंदर है, जो पहले इंडिया और पाकिस्तान मुश्तरक थे। हाँ ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है तकरीबन। अच्छा, अगर 2.5-3 अरब आबादी पूरी दुनिया की इधर रह रही है तो अब जारी बात है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करेंगे, वो गाड़ियां भी चलाएंगे, वो पोल्यूशन भी छोड़ेंगे। अच्छा, बाहर के ममालिक में 6 महीने तो सर्दी पड़ती है, ऐसे ही है। आपका यूरोप सर्द रहता है, निज़ाम में जिंदगी धर्म भरम हो जाता यूरोप है, आप ज़्यादातर अमेरिका, अंदर रहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। हम बाहर फिरते रहते हैं, वो भी कार्बन फुटप्रिंट में इजाफा करता है। फिर अगली बात, यूरोप में माहौलियात के कानून बड़े सख्त हैं, वो ये प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए, फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए हमारे इलाकों का रुख करते हैं, चाइना का रुख करते हैं, इंडिया का करते हैं। सस्ती लेबर है, माहौलियात की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। फिर पुराना वो कॉलोनियल जो हमारा माइंड सेट है वो भी है उसमें, वहाँ पे उनको बहुत सारी यहाँ पे सहूलियात मिल जाती हैं। हाँ जी। तो जब पूरी दुनिया की चीज़ें हम यहाँ बना रहे होंगे तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप फिर हम साथ सफ़र करेंगे। जाहिर बात है सफ़र करेंगे ना। जब आप किसी पर कोई चीज़ फेंकते हैं, गंदगी फेंकते हैं, तो आपके अपने ऊपर भी आएगी। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर रोल प्ले कर रही। तो सर इंजीनियरिंग आपका कोर वो समझ लें स्ट्रेंथ है आपकी, ठीक है, उसके तनाज़र में आप मुझे बताएं कि हम बतौर पाकिस्तान, हमारे वफाक और हमारे सूबे वो क्या कोताहियाँ कर रहे हैं जिनको अगर वो ख़त्म कर दें तो हम ये आफात और जो ये मसाइल हैं हमें, जो क्लाइमेट चेंज से हो या कि ह्यूमन फैक्टर की वजह से जो भी ये हमें अफेक्ट करती हैं चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर को, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ मिनिमाइज कर सकते हैं। देखिए जी, सबसे किसी मुल्क को चलाने वाले लोग नहीं होते, निज़ाम होता है, सिस्टम होता है। मैं मिसाल ऐसे दूंगा कि आप एक बहुत बड़ी गाड़ी सिर्फ एक स्टीयरिंग से हैंडल कर रहे होते हैं, बहुत भले आप बस है, गाड़ी है, वो ट्रक है, कुछ भी है, आप एक हैंडल से, तो उस गाड़ी में पूरा सिस्टम लगा होता है। हमारे यहाँ पे निज़ाम कमज़ोर है, ठीक है, सही, हम निज़ाम को बेहतर बनाने की तरफ तवज्जो नहीं देते। ये ऐसे ही है कि मैं जनाब लोगों को खाने के अंदर रेत और मिट्टी खिलाऊं और गवर्नमेंट को कहूं कि जनाब आप हस्पताल कम पड़ गए हैं कि लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। हमने हर चीज़ को ग्रॉस रूट लेवल से कंट्रोल करना। यानी आपका, अगर मैं इस जवाब को मैं थोड़ा सा वो समझने की कोशिश में यानी अगर करूं तो ये बनता है कि रियाया हुक्मरान दोनों मिलजुल के सिस्टम जो इन्होंने बनाया हुआ है वो इको सिस्टम बन गया हुआ, यानी उस इको सिस्टम में हम रह रहे हैं और ये इसी तरह चलेगा अगर हम वो कोई भी सुधरने को तैयार नहीं होता। नहीं, असल में हमारे मुल्क में अवाम और हुक्मरान दोनों कल्परेट है, यानी दोनों जिम्मेदार हैं बराबर के, यानी ताली दोनों हाथों से। अगर गवर्नमेंट कोई रूल लागू करती है फॉलो नहीं करते, हम उस पर वीडियो बनाते हैं, वीलॉग्स करते अब हैं। बात क्या होती है कि जनाब वो दो हाथों से ताली बजती है। पहले एक बात समझे, एक फ़र्द से ख़ानदान से माशरा, माशरे से शहर, शहर से मुल्क, ठीक है। तो एक फ़र्द, असल बात है एक फ़र्द रोल प्ले कर सकता। अच्छा, अगर मेरी गाड़ी सी धुआं छोड़ रही तो मैं अपना इंजन रिपेयर नहीं कराऊंगा, ठीक है, हाँ जी, मैं उसी धुएं के साथ चलान करवाता रहूंगा। अच्छा, वो चलानों पे फिर मैं वीडियोस भी बनाऊंगा, इंटरव्यूज भी ये दूंगा। मेरे चलान बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, मैं आग भी लगाऊंगा अपने आप। अच्छा, गवर्नमेंट की जो कोताही है वो सिस्टम नहीं बनाती। अच्छा, गवर्नमेंट सिस्टम नहीं बनाती। अच्छा, पूरी दुनिया में लोग नहीं काम करते, सिस्टम काम करते हैं। तो हमारे सिस्टम चूँकि कमज़ोर हैं तो फिर हम हर कुदरती आफत का शिकार होते हैं, ठीक है। ये ऐसे ही है कि आप अपना घर बनाएं, उसके ऊपर छत ना डालें और दोष दें कि जी बारिश से मैं गीला हो गया, ठीक है। कौन जिम्मेदार है? छत आपने डालनी है ना, छत किसी ने तो नहीं डालनी। आप दीवारें करके बैठ गए हैं और कह रहे हैं कि जनाब जब बारिश होती है मैं भीग जाता हूँ। तो अगर आप अपने लेवल पे इतना इंतजाम कर सकते हैं तो सरकार क्यों नहीं ऐसा कर? अब एक चीज़ आपने इस जो टॉपिक छेड़ा, अब इस पे एक मेरा बड़ा क्रिटिकल सा सवाल है
सर अलीपुर में जलालपुर जो पीर वाला है सर, वहाँ तो दरिया जो इन्होंने उधर बंद तोड़ दिया वो तो अलमिया बन गया, वहाँ तो दरिया का रास्ता ही नहीं था, वो दरिया अब दोबारा कैसे, वो पानी तो वहीं खड़ा है। अब आके आ जाता है ये पॉइंट कि जो उधर बिल्डिंग प्लाजे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो तो अब किसी काम का नहीं रहा, मतलब मोंजो तोड़ा बन गया वो तो। इस पर क्या कहते हैं आप? उधर वो क्या करते बेचारे, दरिया का बंद तो हुकूमत ने तोड़ा, किनको बचाने के लिए तोड़ा वो उस पर हम नहीं बात करते, लेकिन सर वो जो शहर हैं दोनों वो तो खंडर बन गए ना, आप समझ लें, वहां अब क्या बचा है पीछे। पहले एक बात समझ लें कि जो महकमा होता है ना सरकारी, जी। उसको गवर्नमेंट की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपने बंद वहां से तोड़ना है जहां कम से कम नुकसान हो। अच्छा। ये गवर्नमेंट की एक पॉजिटिव बात है। ठीक उस है। पर जो सियासत होती है मैं उस तरफ नहीं जाता, ओके। लेकिन पहली बात तो ये समझें कि अगर दरिया का एक जगह से गुजर रहा है, एक तरफ शहर है और एक तरफ गांव है, तो हमेशा बंद गांव की तरफ तोड़ा सर जाएगा। शुजाबाद की तरफ सुना है पहले और पढ़ा भी है कि उस तरफ करते थे, इस दफा ये इन्होंने नया काम नहीं, किया। उनके पास ऑप्शन नहीं होगा। मैं इस बात पे नहीं, मुझे कोई मसला कि वो सियासत हुई है या नहीं हुई, लेकिन रूल यही कहता है कि आपने वहां से बंद तोड़ना है जहां से कम नुकसान हो। पहले सर तो मैंने ये कुछ वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड एक्सपर्ट्स की मैंने उनका ओपिनियन देखा है, मैं किसी सियासी पार्टी को जी नहीं, बताएं। वो कहते हैं कि ये जो शुजाबाद से अगर इसको करते तो वहां से इतना वो नुकसान नहीं होना था, डेफिनेटली पानी उधर से जाता आगे, फिर उसने दरिया में ही जाना था पानी ने। ये जिन शहरों में पानी छोड़ा गया उधर आगे वापस दरिया का रास्ता नहीं है। मैं आपकी बात देखें जी, गुजरात में भी पानी आया, हाँ जी। लेकिन वो दरिया का पानी नहीं आया। हाँ, आपको हाँ जी, बारिशी पानी था ना, बिल्कुल बिल्कुल, उसको सियालकोट में भी हुआ। अर्बन फ्लडिंग कहते हैं। अर्बन फ्लडिंग नारोवाल वाली साइड पे अच्छा, भी। अब मैं एक बात बताता हूँ, देखें फिर वही बात है, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो गलत कर रहा है, पहले तो ये समझ। गलत है, ठीक हो गया। अगर कोई ऐसा कर रहा है, चाहे वो पॉलिटिकली कर रहा है या टेक्निकली कर रहा है, ठीक है। फिर बात, अच्छा अब हम, आपने जो बात पूछी कि जो बिल्डिंगें पानी में डूब गई हैं उनका मुस्तकबिल क्या है, क्या मुस्तकबिल है? वो बिल्डिंगें प्रैक्टिकली खत्म हो गई हुई हैं। मतलब मुझे उनको थोड़ा समझ लेना, उनको हम गिरा 2 देना ही 25 मुनासिब है। तो सर तो पूरा शहर है अलीपुर पूरे शहर में एक काम और करने वाला है। हाँ। वो काम क्या करने वाला बता देता हूँ कि पहली बात तो ये समझ लें कि जब पानी निकलेगा, टेम्परेचर जून जुलाई आएगा, तो जो बुनियादों के नीचे पानी होगा वो वहाँ से बुनियादें बैठ जाएंगी और आपकी बिल्डिंगों में क्रैक आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बिल्डिंगें रहने के काबिल नहीं रहेंगी, वो किसी भी वक्त गिरने का धड़का है। धड़का लगा रहेगा। लाहौर में एक अच्छी खासी आबादी, बड़े अच्छे घर बने हुए थे वहाँ पे, वो भी काफ़ी हद तक तो उनका भी यही सिलसिला होगा। यही सिलसिला होगा। उसमें करना क्या होगा? करना ये होगा कि आपने अगर उस घर में रहाइश इख्तियार करनी है तो किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से या किसी एक्सपर्ट से आपने उस घर की कंडीशन को चेक करवाना है और उसने आपको कोई प्रिकॉशन बतानी है। तो ये जो प्रैक्टिस है इसको क्या कहते हैं सर? इसको रिहैबिलिटेशन कहा जाता है। ठीक है, रिहैबिलिटेशन कहा जाता है। उसकी वजह बताने लगा हूँ दोबारा। ओके। कि आप जब किसी एक्सपर्ट को चेक करवाएंगे तो वो आपको बताएगा कि इस बिल्डिंग में कौन सी एहतियातें अडॉप्ट करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। या इसको किस जगह पर ताकत देने की ज़रूरत है, किस जगह पर इसको सर सपोर्ट बनी बनाई इमारत है, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन बनी बनाई एक कोठी है, इमारत है, उसमें कोई निकल आए हैं मसले इस वजह से, तो अब उसको किया जा सकता है, कोई स्ट्रेंथन यानी करने का कोई ऑप्शन मौजूद है? नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। अच्छा। लेकिन पैसे लगते हैं उस पर, ठीक है। यानी जिसके जेब में है वो करवा सकता है? वो करवा सकता है, लेकिन जो अच्छी सोसाइटी वाले वो तो करवा सकते हैं। तो जो बेचारा गांव देहात में डूब गया वो नए सिरे से बना लेगा, ठीक है। यही है। अच्छा, अब अगर अच्छी सोसाइटी के अंदर पानी आ गया है और वहाँ पर 3 करोड़ रुपए की 4 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 40-50 लाख तो लग जाएगा ना उसको दोबारा। 40-50 लाख रुपया उसको दोबारा स्टेबल और सस्टेनेबल बनाने के लिए लगेगा। लेकिन एक बात दोबारा समझ लें कि अगर किसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन अच्छी हुई है, हो सकता है उसको पानी ने कम हिट किया। अच्छी कंस्ट्रक्शन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी होती है? अच्छी कंस्ट्रक्शन अगर आपने इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया हुआ है ड्यूरिंग दी कंस्ट्रक्शन, और अगर आपने उसको इग्नोर किया हुआ है तो फिर आप ज़्यादा प्रोन है। जैसे ज़लज़ला आता है तो जो बिल्डिंग अच्छी बनी होती है वो खड़ी रहती है, जो बिल्डिंग ख़राब बनी तो गिर जाती है। जैसे आपने तुर्की में देखा कि जो बिल्डिंगें अच्छी थी वो खड़ी रहीं, जो नहीं अच्छी थी वो गिर गई। तो मैं इसी तरह अब सैलाब ने सब बिल्डिंग्स को हिट किया। अब पता चलेगा कौन सी अच्छी बनी थी और कौन सी। और ये सर जो लाहौर की सोसाइटी है वो तो खैर वो कर ही लेंगे, उनका तो मामला और है,
मैं नहीं, फिर वापस आ रहा हूँ कर नहीं बिलासपुर। लेंगे। उनको पहले किसी एक्सपर्ट से रहायश वो देने, डेफिनेटली जो लोगों को बसाने से पहले उनको पहले किसी एक्सपर्ट से तमाम बिल्डिंग चेक भाई करवानी साहब, वो चाहिए। सोसाइटी के जो लोग हैं जो उसको मैनेज कर रहे हैं, वो तो ये तो नहीं चाहेंगे कि एक अलमिया से निकले दूसरे में फंस जाएं, कि फिर वो लोग मसला नहीं, बनेगा, फिर मेरा वही ख्याल है कि वीडियो, वहां पे फिर लोग मीडिया टॉक होगी, फिर कोई जब या तो पैसा उन घरों पे सोसाइटी लगाए या लोग खुद लगाएं। यहाँ सोसाइटी उनको पहले बता दे कि ये मामला आता है, साढ़े ते ना रहना। नहीं, बता नहीं दे, हाँ सोसाइटी उनको फोर्स करे कि वो रहायश इख्तियार करने से हाँ, पहले डेफिनेटली जब बाय लॉज होते हैं उनको फॉलो करवाया उनको जाता है, तो ये भी फिर फोर्स करे कि रहायश इख्तियार करने से पहले आपने ये काम करने तो अदरवाइज ना रिहायश ना या करें। फिर सोसाइटी ये कहे कि जी ये सारे काम मेरे हवाले कर दें, हम खुद आपको घर को स्ट्रेंथन करके देंगे, तो फिर आप अंदर आ जाइएगा। ये तरीकाकार। ओके हो गया। तो यानी आप कहते हैं कि जो जो शहर इस वक्त जलालपुर, पीरवाला और अलीपुर जो अफेक्ट किए हैं, तो वहाँ अगर तो लोग करवा सकते हैं बाद में, पहले तो वो पानी निकलेगा कैसे, ये सवाल बड़ा अहम है, क्योंकि उसका तो कोई रास्ता नहीं आगे जाने का। लेकिन चलें किसी वजह से वो कोई हो गया ऑप्शन, अब उसके बाद जो उधर की इतना बड़ा शहर है, छोटी कॉलोनी तो नहीं है, तो उसमें जो नहीं करवा सकेंगे उनका तो समझ लें डबल डूस हो गया काम, और जो करवा लेंगे वो बचे रहेंगे। देखें नहीं, यहाँ तो सर 10-10 फुट तक पानी मैं एक बात हुआ, बताता हूँ। 10-10 फुट तक। पहले की बात समझ लें, जब बरसात आती है तो बाज बिल्डिंगें गिर जाती हैं, जी डेफिनेटली। तो लोग मर जाते हैं उसमें, ऐसे ही होता है। ऐसे ही है। अच्छा, पहले तो बंदा पूछे कि वो लोग उस खतरनाक बिल्डिंग में क्यों रह रहे होते, क्यों रह रहे? इसलिए कि गुर्बत होती, वो किसी जगह रहना अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छी बिल्डिंग के अंदर। अच्छा, जब बरसात आती है तो वो बिल्डिंग गिर जाती है, क्या होता है? फिर नुकसान होता है। नुकसान होता है। वो लेकिन वार्निंग गवर्नमेंट इशू करती है पहले कि इस बिल्डिंग को छोड़ दें, वो नहीं छोड़ते। तो सर गवर्नमेंट सिर्फ वार्निंग इश्यूज करने के लिए बैठी हुई है, ये तो करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं कोई भी। देखें, करेक्टिव एक्शन लेने के लिए पैसा लगता है, ठीक है। अच्छा, अब पैसा अगर आप नहीं लगाएंगे, दोबारा बात करूंगा, अगर आपने एक डॉग को सिधाना है, ट्रेन करना है, तो आप बगैर पैसे के तो ट्रेन नहीं कर सकते, उसको टाइम देना पड़ेगा, उसका सिस्टम बनाना पड़ेगा, ठीक है। सर यूरोप में आपने इसकी मिसाल दी थी पहले, यूरोप या अमेरिका वगैरह में तो आप बहुत सख्त कवानीन है ना, तो वो तो आपकी अपनी जगह है, बेशक पैसा नहीं है ना आपके पास, वो कहेंगे ये तो आपका अपना मसला है, जब तक ये प्रॉब्लम हल नहीं होता तुम इधर नहीं बैठ सकते। यहाँ तो ये सीन नहीं है, फिर वही बात है, निज़ाम कमज़ोर है। हम तो यहाँ टेबल के नीचे से ले दे करते हैं, चल यार ठीक है ओके। फिर हम जब आफत आती है तो फिर परेशान भी तो होते हैं ना। देखें, वही बात है, हम खुद जिम्मेदार हैं, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं। सही होगा सर। अच्छा सर, ये जो डैम्स और वाटर रिजर्व, इसमें पहले भी आपने बात की है, फलां डैम बन जाए तो उसका ये हमें इम्पैक्ट आएगा, वो तो आप दे रहे हैं मुस्तकबिल की तजवीज़। इस वक्त इन डैम्स के हवाले से सिर्फ मैं बात करूंगा, सिर्फ डैम्स को लेकर कि ये इनमें या वर्क्स में कहाँ कहाँ पे आपको लगता है कोताही बरती गई है, या है अभी इस वक्त मौजूदा उसमें सूरत हाल में जो आगे भी कंटिन्यू रहेगी, तो उसको पहले एक बात, रेक्टिफाई करना चाहिए, इसको मिनिमाइज करना चाहिए। एक बड़ा डैम बनाने में 8 से 10 साल लगते हैं, ठीक है। डेफिनेटली तो आप मुझे बताएं कि अगर आप आज एक डैम शुरू करेंगे, 10 साल बाद बने, 10 साल बाद फिर उसका फायदा टेस्टिंग भी मिलेगा। होगी उसकी, सारे मामला हैं वो भी, क्या होगा? टेस्टिंग वगैरह और बाकी वो मामला, जो कुछ भी होगा 10 साल के अंदर पूरे। 8 से 10 साल लगेंगे। तरबेला डैम भी ऐसे ही बना था, मंगला डैम भी ऐसे ही बना था, ठीक है। 8-8 साल, 7-7 साल, 8-8 साल लगते हैं। हम कोई शुरू तो करें ना, पहले तो बात। अब दयामर बादशाह डैम शुरू हुआ होगा, ठीक है, वो 2 साल हो गए, लेकिन अभी कोई काबिल जिक्र कहाँ को। डैम एक बड़ा मंसूबा होता है। अब एक बात समझें कि आप छोटे रिवर ट्रेनिंग वर्क्स कर सकते हैं। अच्छा, यानी जो आपके महकमा जाते हैं वो छोटे लेवल पे दरियाओं को ट्रेन कर सकते हैं। सारा साल आपके जो बंद हैं, पुश्ते हैं, उनको मजबूत करने में लगाएं। दरिया के रास्ते में छोटे छोटे डैम बनाएं, बैराजेस बनाएं, पावर हाउस लगाएं, ठीक है, और वहाँ से छोटे पैमाने पर बिजली हासिल करें। ये है करने वाले काम गवर्नमेंट के, ठीक है। सही। हमारे यहाँ पे जितने भी फंड हैं वो सिर्फ नाले पक्के करने के लिए अलोकेट होते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता, और वही पैसा खाया जाता है। तो सही जगह पे फंड अगर अच्छा, लगाएं तो फिर अगर सही जगह पे, फिर वही बात, निज़ाम कमज़ोर है, निज़ाम का कमजोर। पैसा लीक हो जाता है। जब ऊपर से पैसा आता है तो एक सियासतदान ने कहा था कि सिर्फ 20% मंसूबे पे लगता है, बाकी सारा खाया जाता है। अगर फंड भी आता तो ऐसे ही होता है। तो अगर हम दोबारा बात कहूँगा कि ये किसी इंसान के या गांव के करने का काम नहीं, गवर्नमेंट के करने का काम। गवर्नमेंट के पास पावर होती है, टैक्स का पैसा होता है, निज़ाम होता है, वो चाहे तो इस चीज़ को दुरुस्त कर सकता है।
सर गैर कानूनी तामीरात पे भी आपने बात की है और डेफिनेटली ये एक गलत प्रैक्टिस है, इस पे बात होनी भी चाहिए। लेकिन सर जो शहरी मनसूबाबंदी की कोताहियाँ हैं, यानी अर्बन प्लानिंग से जो रिलेटेड इदारे काम कर रहे हैं ना, अथॉरिटीज़ हैं, उनकी क्या कोताहियाँ आप समझते हैं कि जो ये लैक्स पैदा करती हैं, ये गैप्स पैदा करती हैं, उसकी वजह से फिर जो है इम्पैक्ट आते हैं, तो उसमें लोग जो गैर कानूनी तामीरात वाले हैं वो तो मुतासर होते ही हैं, जो नहीं है जैसे सोसाइटी की बात करें उस टाइप के भी मामला तो होते हैं। तो फिर क्या समझते हैं, क्या कोताहियाँ हैं जिनको जिनको हम एड्रेस करना चाहें और उस पर अमल करना चाहें कि आगे ये ना हो? देखिए, लाहौर की अगर बात करें तो दो बड़ी अथॉरिटीज़ हैं, रूडा रिवर डेवलपमेंट अथॉरिटी और LDA। LDA। मैं तो कहूँगा कि सबसे पहले तो इनका स्टाफ पूरा करें। अच्छा, स्टाफ नहीं पूरा? LDA पूरे शहर को ऑपरेट कर रहा है। अगर केसेस जितने डेली LDA में जाते हैं उससे आधा है मेरे अंदाजे के मुताबिक। आपका यानी अंदाजा हाँ, है? चूँकि मैं उनके साथ काम करता हूँ बिल्डिंग्स पे, तो मुझे इस बात का अंदाज़ा है। ठीक है, अच्छा। होता क्या है कि वहाँ पर जो बंदा पैसा लगाता है उसका काम पहले हो जाता है, और जो नहीं लगाता वो कई महीनों तक धक्के सर खाता ये है। एलिगेशन है। हाँ, तो एलिगेशन, ये ट्रू बात है, आप चले जाएं। और LDA क्या करता है कि अपने रूल्स को हर वक्त इम्प्रूव करने में लगा रहता है। अच्छा। कभी 1 विंडो बना दी, कभी 2 विंडो बना दी, जो करप्ट लोग हैं वो नया रास्ता निकाल लेते हैं। ठीक अच्छा, है, यानी जो जो उन्होंने अब तक स्टेप मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर ऑफिसर की टेबल पे 6 फाइलें गई है ना, तो टॉप पे फाइल रखने के भी पैसे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ तक करप्शन है, तो ताकि वो पहले नज़र में आए और पहले साइन हो। ठीक है, सर, ये प्रोग्राम कोई देख के आपको नोटिस ना आ जाए LDA की नहीं तरफ से, LDA आए जी देख आग नोटिस, साबित करें कौन करता है ऐसे? नहीं, मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ, हमारा तो एक्सपीरियंस है ना, हम तो अप्रूवल के लिए चीज़ें भेजते रहते हैं। मैं LDA को अगर आप ना भी स्पेसिफिक करूं तो जितने भी इदारे हैं हमारे गवर्नमेंट के, वहाँ पे सही काम ये कराने तो जल्द काम कराने का एक ही तरीका है, वो खर्चा पानी है। ठीक है, तो जब अच्छा, फिर अगर एक काम आपका जेन्युइन है और वो नहीं हो रहा, आप पैसा भी लगाएंगे, तो फिर जब पैसा लगाएंगे तो आप साथ में 2 नंबरी का भी पैसा लगाएंगे। डेफिनेटली। तो वो क्या करेगा कि वो जनाब आपको उन चीज़ों की भी इजाज़त दे देगा जो कि अलाउ नहीं। अलाउ नहीं है। तो ओके। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप वायलेशन करेंगे। फिर जब आफत आएगी तो वो मैं आपका बाजू पकड़ूंगा, वो उसका पकड़ेगा, वो यानी गवर्नमेंट लेवल पे, गवर्नमेंट सेक्टर में आप कह रहे हैं जो अर्बन प्लानिंग को डील करने वाली अथॉरिटीज हैं वो उतनी मुजरिम है जितना कि कोई गैर कानूनी तामीरात करने वाले कोई लोग हैं वो? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इंक्रोचमेंट यानी कि इटसेल्फ खुद जुर्म नहीं है जब तक उसको इस तरह अलाउ नहीं किया जाता। अलाउ नहीं किया जाता, यानी आप- किसी ना किसी सेक्टर में, किसी ना किसी अब जगह एक बात मैं बता देता हूँ, हम्म, लाहौर में मैं उन सोसाइटीज़ का नाम नहीं लूँगा, 2 बड़ी सोसाइटीज़ हैं, आप उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, ठीक है। और जब कोई आफत आती है वहाँ तबाही का लेवल देख लें, कोई तबाही नहीं होती। क्यों? अच्छा। क्योंकि वो उसको अपने जो रूल्स हैं उनको रिलीजियसली फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आप मेरे ख्याल समझ गए हम कौन मैं सी समझ गया सोसाइटीज़ हूँ, हैं। बिल्कुल समझ गया। इसलिए जब भी आप सिस्टम को अच्छा करेंगे तो आपकी चीज़ें अच्छी अच्छी बनेंगी, हो जाएंगी। तो फिर नहीं तो फिर आप इन्हीं चीज़ों पे अच्छा, रखेंगे। हुकूमत जो अभी बहाली और रिलीफ का काम कर रही है, या जब पहले भी ये करते रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं करंटली इस वक्त, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं कि आप इस बहाली और रिलीफ के काम पे अपनी सब मुतमिन हैं? आप समझते हैं कि ये ठीक है, या इसमें भी कुछ आप समझते हैं कोई होना चाहिए, कोई मजीद कुछ बेहतर? देखें, जितनी तबाही हुई है ना, गवर्नमेंट चाहे सारे महकमे भी इधर लगा ले तो वो रिकवर नहीं हो सकते। यानी मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी बाली का काम हो रहा है ना, उस पर ज़्यादा फेस सेविंग हो रही है। अच्छा, हर कोई वहाँ पे जा सियासत रहा हो है। रही है। हाँ, जो मैं सियासत को भी छोड़ दें, जो निजी इदारे भी हैं ना, वो भी वहाँ जाके लोगों को बिरयानी के पैकेट पकड़ा के और तस्वीरें बनवा, यानी ओरिजिनल जो असल इश्यूज हैं उनको नहीं वो ट्रेस कर रहे कोई और ना एड्रेस कर ट्रेस रहे नहीं हैं। कर रहा, गरीब बंदा बेचारा भूखा है। तो चावल भी सुना है नहीं खाते लोग, वो उठा के फेंक देते हैं, वो उनको वो पसंद भी नहीं है। पसंद हो ना हो, ये भी बेचारे एक चीज है ना, मजबूर। मतलब देखिए, ये जब मसले मसाइल के साथ साथ भूख एक जालिम शय है, जब भूख लग जाए तो सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन अगली बात वो है कि वो लोग अब शहरों का रुख कर लिया उन्होंने। शहरों में वो अपने रिश्तेदारों के घरों में आए हुए हैं, जो वहाँ पर बैठे हुए हैं उनमें कुछ को मिल जाता है, कुछ को नहीं मिलता, और तो ज़्यादातर फेस सेविंग। तो इससे सोशल नॉर्म्स भी हमारी डिस्टर्ब होती हुई नजर आती है, मतलब देखिए, जो पूरी फारग होके आगे बैठ गए हैं, जिनके देखें खेत सर, नहीं, जानवर नहीं बचे, तो क्राइम का रास्ता चुन सकते देखिए हैं वो डेफिनेटली। 4700 गांव तबाह हुआ, 4700 एक ह्यूज अमाउंट है, और तकरीबन 4 लाख के लोग। हमारे लिए तो ये सब मुफ्ता। कहना है ना, लेकिन एक्चुअल में जिनका अब गया है, जिस बेचारे की फसल डूब गई जानवर है, गए, घर जानवर गया। गए, जानवर मर गए हैं, अगर वो जिंदा भी हैं, उनको चारा नहीं मिल रहा, उनको खुद रोटी नहीं मिली, तो चारा क्या डालेंगे उनको?
तो वो बेचारे ऊंची जगहों पर बैठे हुए हैं, और जो शहर के करीब जितने फ्लड अफेक्टेड लोग हैं उनको तो बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है। जो बेचारे दूर अफ्तादा बैठे हैं उधर तक पहुंचता ही कोई नहीं है। जैसे लाहौर शहर में जो फ्लड अफेक्टेड हैं, इनके लिए ये ठोकर के करीब इन्होंने कैंप वगैरह लगाया हुआ है, और वहाँ पे वो वो बड़े भी कोई एनजीओ टैब एनजीओ बहुत सारी हैं, और ज्यादा एनजीओ सिर्फ अपनी फंडिंग फेसबुक नहीं इकट्ठी करनी सर अब उन्होंने, वो फंडिंग इकट्ठी करने के लिए वीडियोस फेंक रही लेकिन हैं। सर कुछ लोग हैं जो अभी भी ओरिजिनल भी कर मेरा रहे हैं, ख्याल है कि लेकिन 10% वो से बेचारे भी कम कम है, उनके पास रिसोर्सेज कम कुछ है। भी नहीं है उनका। तो सर अब आखिर में मैं ये जानना चाहूँगा कि बतौर आप स्ट्रक्चर इंजीनियर, एक एक्सपर्ट, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कौम को, हुकूमत को, हर जो स्टेक होल्डर इसमें इन्वॉल्व है इन सारे मामला में मुतासर हो, चाहे वो कोई भी हो, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे उनको अपने इस एक्सपीरियंस की बेस पे मैं कि क्या डूज हैं और क्या डोंट्स हैं, उनको फॉलो किया जाए? पहले तो ये बात समझें कि हम इसमें जो तबाही को रोकने में हम सब स्टेक होल्डर्स हैं। बिल्कुल अगर हम रोकना चाहें, सही, अवामी लेवल पे लोगों को, इदारों को और हुकूमतों को सही, सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, ख्वाब गफलत से बेदार होना। सही, आफत के आने से पहले आफत को मुकाबला करने के लिए ख़ुद को तैयार करना। देखें, दुनिया में भी आफतें आती हैं। तुर्की जैसे मुल्क के अंदर भी जब ज़लज़ला आया तो बहुत तबाही हुई थी। अमेरिका में भी तूफ़ान आ जाते हैं तो पूरा के पूरे शहर लपेट में ले लेते हैं। जापान में सुनामी आता है तो साहली इलाकों को ले डूबता है पकड़ के। लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि जब आफत आती है उसके बाद उसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं, और अगले साल वो आफत उनको नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं आपको अगली बात बताऊं कि जापान में महीने में 20 ज़लज़ले आते हैं, 15 से 20 ज़लज़ले। ऐसे ही सर। लेकिन जापान आराम से सोए होते हैं, कोई वॉशरूम में बैठा होता है, ज़लज़ला आ रहा होता है, वो उसको फिक्र ही नहीं होती कि हमारी बिल्डिंग जो है ना वो गिर जाएगी, क्योंकि उन्होंने उससे लड़ना सीख लिया होगा और उसके लिए अपने आप को ट्रेन कर लिया, अपने सिस्टम को ट्रेन कर लिया। मैंने आपको एक मिसाल दी थी सिंगापुर की, महीने में 20 दिन बारिशें होती हैं लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बात एंड पे आके वही ख़त्म हो जाती है कि जब आप पे कोई आफत आती है और आप ख्वाब से नहीं जागेंगे और आने वाले सालों में आफत के लिए खुद को ट्रेन नहीं करेंगे, तो जो कुछ हो रहा है ये बिल्कुल ऐसे ही होगा। ऐसे ही होगा। तो फिर हम क्या करेंगे? तो मेरा ख्याल है कि सिस्टम को इस्टेब्लिश करने में एफर्ट लगानी चाहिए, सिस्टम को बनाने में, उसको ऑपरेट करने में, और इसमें हम सब शामिल हैं। मैं, आप, हमारी आवाम, हमारे इदारे, हमारी हुकूमत, हमने मिलजुल के एक दूसरे के साथ काम करना है। अच्छा, जो लोग, जो मुल्क गरीब हैं वो भी अपने इतना इंतज़ाम कर लेते हैं कि उनको आफत तंग नहीं करती। भारत को इतना अमीर मुल्क नहीं है, वहाँ पे लोग अभी भी भूखे रहते हैं, लेकिन भारत में 55,500 डैम है, हमारे पास कुल मिला के 155 डैम है। ठीक है, तो आप कैसे उस कुदरती आफत का मुकाबला? एरिया भी तो बहुत बड़ा है ना, 5,000 डैम तो उनके। मेरा ख्याल है कि अगर भारत की प्रपोर्शन से हमारे डैम लगाए जाएं तो वो, अगर हम 155 को 5 से भी ज़रब दे दें, हमारी 25 करोड़ की बात ही है, तो 5 से 155 को देंगे तो 1000 डैम बनते हैं। उन्होंने 5,500 डैम बनाए। सही तो है। फिर क्या बात आ गई? बात ये आ गई एंड पे कि जनाब जितने आपके वसाइल हैं उसके मुताबिक तैयारी करें, ठीक है? नहीं तो ये आफतें हमारा मुकद्दर बनी रहेंगी। हमें जब भी आफत तो आएगी, हर साल हम जनाजे उठाते रहेंगे, हर साल हम शहरों को देखते रहेंगे। अब बात है कि उस पर होगा ये कि हमारे नाम पे फंड इकट्ठा किया जाएगा, निजी इदारे भी इकट्ठा करेंगे, मुल्की इदारे भी इकट्ठा करेंगे, खुद खाएंगे, हमें थोड़ा खिलाएंगे, और अगले साल फिर कोशिश करेंगे तो कि फिर हंसी खुशी रहने लग जाएंगे। हाँ। अब मैं आपको इस पे एक कहावत या हकायत सुना देता हूँ। वो ये है कि एक इलाका था, वहाँ से बस गुजरती थी। अच्छा। और जब वो, उस इलाके का दारोमदार ये था कि जब बस तबाह होती थी तो वो मुसाफिरों का सामान लूट के और उस पर गुजारा करते थे। तो एक बार काफ़ी अरसे से हादसा नहीं हुआ तो लोग इकट्ठे होकर इमाम मस्जिद के पास गए और उसको कहा कि दुआ करो कि कोई हादसा रूनुमा हो जाए ताकि हमारी रोज़ी रोटी का बंदोबस्त हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि हम रोज़ी रोटी कमाने के लिए हादसों का इंतज़ार करते हैं। एक मज़दूर था, उसका बाजू टूट गया और उसने मांगना शुरू कर दिया। 1 महीने बाद किसी ने उसको कहा कि अब तुम्हारा बाजू ठीक हो गया और मजदूरी पे वापस। उसने कहा मुझे इससे ज़्यादा आमदन होती है बात टूटे हुए बाजू से। तो हम, अगर हमने अपनी मिजरी दिखा के दुनिया से पैसा लेना है
अपनी बेचारगी दिखा के दुनिया से पैसा लेना है, तो पहले हमारी कौन सी इज्जत है? यानी हम गरीब के अलावा, फ़कीर के अलावा अब एक पसमानदा कौम भी बन गए जो दुनिया की भीख पे गुजारा करती है। मेरा पैगाम सिर्फ यही है कि अपने टांगों पे खड़ा होना सीखें, अपनी आफतों को का खुद मुकाबला करना सीखें, खुद ट्रेन करें, अपने आप को इतना तैयार करें कि आने वाली आफत आपको डिस्टर्ब ना कर सके। इसकी मिसाल मैं दोबारा ऐसे दूंगा कि आप अपने घर की दीवारें बना लें और छत ना बनाएं, और हर साल ये कहें कि यार मैं जब भी बारिश आती है मैं भीग जाता हूँ। तो ये पूरा साल अगर जब बारिशें नहीं थी तो अपने घर की छत को बनाने में लगाते तो आप सुकून से बारिश को गुजार। ठीक हो गया। तो सामीन और नाजरीन, आपने आज ये गुफ्तगू सुनी और लुकमान साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में जो है हमें जो जो एस्पेक्ट्स थे वो उनके हवाले से उन्होंने बात की और हमें बताया कि क्या क्या हमारे जो है वो लैक्स हैं, क्या गैप्स हैं, किस तरीके से हम जो है वो चीज़ों को वो छोड़ देते हैं, गलतियां कोताहियां जो है वो हमारे साथ साथ कंटिन्यूटी वो चल रही होती हैं। तो बात वही है कि ये आफात और ये जो हादसात हैं, ये जब से ये दुनिया बनी है और जो इंसान इस दुनिया पे बसे हैं, ये उनके साथ तब से चल रहे हैं। और पुराना इंसान इनको जो है वो इनका सलूशन अपने हिसाब से करता था। उसके बाद हम लोग हैं आज की जो नस्ल है इंसानों की, हम उसको अपने हिसाब से कर रहे हैं, देख रहे हैं। अगर हम चाहें तो इसको टाइमली जो है वो इसको हम इससे संभल सकते हैं, बच सकते हैं। क्योंकि इसकी मिसाल अगर हम लेना चाहें तो हमारे पास जो है वो यूरोप की और अमेरिका की और उन ममालिक की मिसालें मौजूद हैं जो कि इन मसाइल को हल्का नहीं लेती और जाने नहीं देती। खैर, बहुत अच्छी हमारी जो है वो टॉक रही, बहुत ज़बरदस्त जो है वो हमारे सामने कुछ पॉइंट्स आए, कुछ एक्सपर्ट जो ओपिनियन होते हैं वो काफ़ी जो है वो माइंड चेंज करने में मदद देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो पॉडकास्ट है हमारा आज का, ये बहुत पसंद आया होगा। राज़ तामीर से आपको इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में और भी अच्छा जो है वो कंटेंट देखने को और सुनने को मिलेगा। और मैं आखिर में दरख्वास्त यही करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। हमारा जो चैनल है उसको आप लाजमी जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को आगे दोस्तों से लिंक्स की सूरत में शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।